हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। टॉपिक का नाम क्या है? कॉम्पोजिशन स्कीम। मैम वाई सो इंपॉर्टेंट? बेटा इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज कॉम्पोजिशन स्कीम या फिर मैं कह सकती हूँ कॉम्पोजिशन लेवाई, इस पे आपके प्रीवियस में बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको अच्छे से पढ़ना। अब बहुत सारे बच्चे क्या है, इसका लॉजिक नहीं समझते, जो मेन डिस्टिंक्शन है चीज़ों के बीच में वो नहीं समझते, जिसकी वजह से उनको एक कॉम्पोजिशन स्कीम जैसा छोटा सा टॉपिक 2 से 3 बार पढ़ना पड़ता है, पर आपको एक ही बारी में क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान से सुनना। अब सबसे पहली चीज़, एक सिनारियो इमेजिन करो। सिनारियो क्या है बेटा, आप जैसे ही जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन अपना करवा लेते हो तो आपके 2 दरवाजे खुल जाते हैं। मैम 2 दरवाजे कैसे? आपसे जीएसटी डिपार्टमेंट पूछता है कि भैया आप जीएसटी देना कैसे पसंद करोगे, नॉर्मल स्कीम के अंदर या फिर कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर। मैम हम दोनों में डिफरेंस क्या है? कॉम्पोजिशन स्कीम जो है वो एक तरीके का आपकी ऑप्शनल स्कीम है, आपको एक एडिशनल ऑप्शन दिया जाता है, या तो ये ले ले या फिर ये ले ले। इसमें जैसे नॉर्मल चीज़ें चलती है वैसे चलेगा। कॉम्पोजिशन क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई चीज़ अलग दी जा रही है, डिफरेंट दी जा रही है, आपके टैक्स कंप्लाइंसेस को, बर्डन को कम किया जा रहा है, तो वो आपकी कॉम्पोजिशन स्कीम है। ठीक है जी। तो कॉम्पोजिशन स्कीम सबसे पहली चीज़ तो एक तरीके की मेरी ऑप्शनल, सिंप्लीफाइड, सिंपल एंड ऑप्शनल स्कीम है। किसके लिए बनाई गई है? स्मॉल टैक्स पेयर के लिए, जिसकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है फॉर रजिस्ट्रेशन, थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन क्या है जी? मैम 10 लाख, 20 लाख एंड 40 लाख, ये मेरी स्पेशल लिमिट है, थ्रेशोल्ड लिमिट है फॉर रजिस्ट्रेशन। जिसकी लिमिट क्रॉस होगी पर अभी भी वो स्मॉल टैक्स पेयर है, तो उनको एक कॉम्पोजिशन स्कीम मिल सकती है। अब कॉम्पोजिशन स्कीम वालों को जीएसटी का पे नहीं करना, अरे पे करना है, पर कैसे पे करना है? फिक्स लोअर रेट ऑन टर्नओवर। जो भी उनकी सेल होगी, जो भी उनकी टर्नओवर है, उसका एक फिक्स परसेंटेज उनको जीएसटी पे करना है। मतलब एक तरीके से आपकी कंफ्यूजन ही खत्म कि गुड्स पे कौन सा रेट लगेगा, सर्विस पे कौन सा, मतलब क्लासिफिकेशन करने की टेंशन ही खत्म। उन्होंने बताया कि हम एक रेट बता के देते हैं, आपको वही रेट लगाना है। तो मेन आइडिया क्या था? स्मॉल बिजनेस जितने भी हैं उनकी हेल्प हो पाए, उनके जीएसटी के कंप्लाइंसेस का जो बर्डन है उनके शोल्डर से कम हो जाए। ठीक है, एक फिक्स रेट पे उनको जीएसटी पे करना पड़े, पेपरलेस जो चीज़ें हो, कंप्लायंस कॉस्ट कम हो, पेपर वर्क उनका रिड्यूस हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी। किसके लिए है? स्मॉल टैक्स पेयर के लिए। अब इसके की रूल समझना। की रूल क्या है? कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर अगर कोई भी पर्सन कॉम्पोजिशन सप्लायर है, सीएस का मतलब क्या है? कॉम्पोजिशन सप्लायर, वो सामने वाले कस्टमर से कभी भी जीएसटी चार्ज नहीं कर सकता। अगर मान लो आज मैं कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर हूँ, मैं कोई भी सामान आपको दे रही हूँ, तो मैं अपनी सर्विसेज पे या मैं अपने गुड्स के ऊपर आपसे जीएसटी चार्ज नहीं कर सकती हूँ। सेकंड चीज़, अगर जीएसटी चार्ज नहीं कर सकती तो ऑब्वियसली टैक्स इनवॉइस भी इशू नहीं कर सकती। अब टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करूँगी तो क्या मैम, कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगी? होगी, पर किसके ऊपर? बिल ऑफ सप्लाई के ऊपर। तो मैं जीएसटी चार्ज नहीं करूँगी। जीएसटी चार्ज नहीं करूँगी तो टैक्स इनवॉइस भी इशू नहीं होगा, पर उसके रिस्पेक्टिव इरिस्पेक्टिव क्या होगा? उसके बिल ऑफ सप्लाई। अब सीधी सी चीज़ ध्यान रखना, मैम मैं कॉम्पोजिशन सप्लायर हूँ, अगर मैं कोई भी सामान खरीद के ला रही हूँ, मैं परचेज कर रही हूँ, तो क्या मैं उसके ऊपर जीएसटी पे करूँगी? ऑब्वियसली पे करूँगी। पर मैम क्या मैं उसका आईटीसी बेनिफिट ले सकती हूँ? नहीं ले सकती। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो भी बायर है मेरा, जिसको भी मैं अपना सामान बेचूंगी, वो जो भी सामान मुझसे खरीदेगा, कॉम्पोजिशन सप्लायर से खरीदेगा, वो उस सामान का आईटीसी भी नहीं ले सकता। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। लेट सपोज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लवीना मैम है जिन्होंने कॉम्पोजिशन स्कीम ली है, और यहाँ पे एक बच्चे का नाम ले लेती हूँ अनुज। ठीक है जी, और ये यहाँ पे एक बच्चे का नाम लेती हूँ रिद्धि। अब बेसिकली लवीना मैम ने क्या किया, अपने गुड्स को रिद्धि से खरीदा। रिद्धि से खरीदा, मैंने परचेज करी, उस पर जीएसटी लगा नॉर्मल तरीके से, ऑब्वियसली मैं पे करूंगी यस, क्योंकि रिद्धि कॉम्पोजिशन में थोड़ी है, रिद्धि तो नॉर्मल स्कीम में है। ठीक है, अब लवीना मैम ने वही गुड्स आगे जाके अनुज को बेच दिए, तो क्या मैं इस पर जीएसटी कलेक्ट कर सकती हूँ? नहीं। क्या मैं टैक्स एनवाइस इशू कर सकती हूँ? नहीं। मैं क्या इशू करूंगी? बिल ऑफ सप्लाई। ठीक है जी। मैम जो मैंने यहाँ पे जीएसटी पे किया था, क्या मैं इसका इनपुट ले सकती हूँ? बिल्कुल नहीं। क्या मैम सामने वाला जो अनुज है, जो बायर है, वो इनपुट ले सकता है? लेट्स सपोज मैंने जो सामान है वो 1,000 का बेचा, तो क्या वो इनपुट ले सकता है? नहीं ले सकता। तो ये चीज़ें हैं, ये 3-4 पैरामीटर्स जो आपको ध्यान में रखना है कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर। अब कॉम्पोजिशन स्कीम का ओवरव्यू देखो, ये स्मॉल टैक्स पेयर के लिए बनी है, जिनकी जो टर्नओवर है वो प्रिस्क्राइब लिमिट तक ही है, बिलो प्रिस्क्राइब लिमिट। भाई सबको थोड़ी मिलेगी। कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट कुछ स्पेसिफाइड लोगों को मिलेगा, जैसे कि रजिस्ट्रेशन के लिए लिमिट थी, कितनी थी? 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, ऐसे ही कॉम्पोजिशन स्कीम पाने के लिए भी लिमिट है। वो क्या लिमिट है आगे बताऊंगी। ये एम करता है कि आपका टैक्सेशन सिंप्लीफाई हो, आपकी जो कंप्लायंस कॉस्ट है वो कम हो।
कॉम्पोजिशन स्कीम एलिमिनेट कर देता है। अरे भाई आपको गुड्स को सर्विस को अलग अलग बांटने की जरूरत ही नहीं है, हम जो रेट बताएंगे उस रेट से जीएसटी पे करवा देना। आपको कोई टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करना, इंस्टेड ऑफ बिल ऑफ सप्लाई को इशू करना। बिल ऑफ सप्लाई क्या होता है? एक तरीके का आपका डॉक्यूमेंट होता है जिसके ऊपर ये लिखा होता है कि भैया मैं कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर हूँ और मैं टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता हूँ। उस डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं बिल ऑफ सप्लाई। अब कॉम्पोजिशन स्कीम वाले हैं, आप कह रहे हो कंप्लायंस कॉस्ट कम करेंगे, उसका बर्डन कम करेंगे। करोगे कैसे? आपकी जो टैक्सेस की पेमेंट होगी क्वार्टरली बेसिस पे कर देना। साल में कितने क्वार्टर आते हैं? 4। तो मैम 4 बार पेमेंट होगी टैक्सेस की, उसके अलावा नहीं होगी। नॉर्मल स्कीम में जाते तो क्या होता? नॉर्मल स्कीम के अंदर मंथली टैक्स की पेमेंट होती है। कहाँ पे बेटा? आपकी रिटर्न जाती है 3B की, जो कि हर महीने की 20 तारीख को जाती है, 20th को जाती है। तो वहाँ पे आपको टैक्स पे करवाना है अगर नॉर्मल स्कीम में मंथली बेसिस पे। पर अगर कॉम्पोजिशन में आ गए तो भाई बल्ले बल्ले आपको क्वार्टरली पे करवाना है। नो इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल टू कॉम्पोजिशन स्कीम सप्लाई। कोई आईटीसी मिलने वाला नहीं है और एनुअल आपकी रिटर्न जाएगी। ठीक है जी। अब देखो कॉम्पोजिशन स्कीम कहाँ डिफाइंड है? सेक्शन 10। सेक्शन 10 किसका? सेक्शन 10 ऑफ CGST एक्ट। ये बताता है कि दो टाइप की कॉम्पोजिशन स्कीम गवर्नमेंट ने बनाई है। एक तो उनके लिए जो कि गुड्स की सप्लाई करते हैं, और एक उनके लिए सर्विस वालों को पीछे थोड़ी छोड़ेंगे, तो एक उनके लिए जो कि सर्विस की सप्लाई करते हैं। तो हमने क्या नाम दिया? सेक्शन 10(1) और 10(2) में हम बात करेंगे ऐसी कॉम्पोजिशन स्कीम जो कि उन लोगों के लिए बनाई गई है जो कि गुड्स की सप्लाई करते हैं, और 10(2) में बात करेंगे कॉम्पोजिशन स्कीम जो कि सर्विस प्रोवाइडर के लिए बनाई गई है। ठीक है, गुड्स वालों के लिए भी है, सर्विस वालों के लिए भी है, दोनों को मान के चलेंगे। पर मैम क्या सारे गुड्स वाले जो गुड्स की ट्रेडिंग करते हैं, सप्लाई करते हैं, सारे के सारे? नहीं नहीं नहीं। अब आगे बढ़ो किसके ऊपर। सबसे पहली चीज़ तो ये समझ लेना कि आपको सब के सब लोग कॉम्पोजिशन का बेनिफिट नहीं ले सकते। सिर्फ इस दुनिया के अंदर 4 लोग ही कॉम्पोजिशन का बेनिफिट ले सकते हैं। वो 4 लोग कौन है मैम? मैन्युफैक्चरर, जिसका केटरिंग का रेस्टोरेंट का काम है, या फिर जो ट्रेडर है। अगर आप इन तीनों कैटेगरी में फॉल नहीं करते, रजिस्टर्ड पर्सन जो कि 10(1) में एलिजिबल नहीं है या 10(2) में एलिजिबल नहीं है, पर सेक्शन 10(2)A में एलिजिबल है, मतलब वो सर्विस प्रोवाइडर है। या तो मैन्युफैक्चरर हो, या केटरिंग का काम है, या ट्रेडर का काम है, या फिर आप सर्विस प्रोवाइडर हो, इन्हीं 4 लोगों को कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। अब मैम रेट क्या, किस रेट पे देंगे? रेट है बेटा आपका 1%, 5%, 1%, 6%। मैन्युफैक्चरर हो 1%, केटरिंग या रेस्टोरेंट का काम है 5%, ट्रेडर का काम है 1%, या फिर आप सर्विस प्रोवाइड करो तो 6% का आपको जीएसटी पे करके चलना है। मैम ये जीएसटी कस्टमर से तो कलेक्ट नहीं कर रहे, तो फिर कैसे पे करेंगे? अरे भाई अपनी जेब से पे करो। इसका मतलब ये कहने की कोशिश कर रही हूँ मैं आपको कि देखो, अगर आप रेस्टोरेंट सर्विस चला रहे हो और आप कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर हो, तो आप कस्टमर से तो जीएसटी चार्ज नहीं कर सकते। पर मान लो कस्टमर ने आपके यहाँ पे 500 रुपये का खाना खाया, तो 500 जो आपने खाना खाया उस पर 6% का जीएसटी जो है आप गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराओगे। कौन? कॉम्पोजिशन स्कीम वाला, वो रेस्टोरेंट वाला डिपॉजिट कराएगा, कस्टमर से नहीं लेगा। पर जो उसके पास पैसा आएगा, सेल आएगी, टर्नओवर आएगी, उसका 5% वो डिपॉजिट करवा के चलेगा। ठीक है, अब वही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये 1%, 5%, 1%, 6% किसका? टर्नओवर इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी। टर्नओवर इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी, टर्नओवर इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी, टर्नओवर इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी। मैम मैंने तो एग्रीगेट टर्नओवर पढ़ा था, मैंने तो आपको एग्रीगेट टर्नओवर बताया था। ये टर्नओवर इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी क्या है? देखो बहुत ईजी है, आगे बताऊंगी। एग्रीगेट टर्नओवर और टर्नओवर इन अ स्टेट का डिफरेंस क्या होता है। टर्नओवर इन अ स्टेट का डिफरेंस ये है कि भैया आप उस पर्टिकुलर स्टेट से जो भी सप्लाई कर रहे हो, जो भी आप अपना आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हो, जो भी सेल कर रहे हो उस पर्टिकुलर स्टेट से, उस पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरी से। मान लो जो मेरा रेस्टोरेंट का बिजनेस है वो दिल्ली के अंदर है, तो मैं दिल्ली से, दिल्ली की स्टेट से जो भी सेल कर रही हूँ, चाहे वो टैक्सेबल है चाहे वो एग्जेम्प्ट है, वो मेरी टर्नओवर इन अ स्टेट काउंट करी जाएगी। और जितनी मैंने टोटल सेल करी है उसका 5% मुझे अपनी जेब से गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। अब सबसे ज़्यादा फोकस करने वाली चीज़ क्या है बेटा? ट्रेडर के अंदर उन्होंने छोटी सी चीज़ चेंज करी है जिसके ऊपर आपका क्वेश्चन बन जाता है। देखो क्या है, पूरे कॉम्पोजिशन के अंदर ना कुछ कुछ ऐसे पॉइंटर्स है जो कि ना आपको थोड़ा सा मतलब एक तरीके से कंफ्यूज करेंगे। तो हम पहले ही अपनी जर्नी के अंदर जब हम कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तभी हम इसको क्लियर कर लेंगे ताकि आगे आने वाले क्वेश्चन हमें परेशान ना करें। देखो सबसे पहली चीज़ क्या है? टर्नओवर इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी। टर्नओवर कौन सी? अरे भाई टैक्सेबल हो, एग्जेम्प्ट हो, नील रेटेड हो, सप्लाई ऑफ गुड्स की हो, सप्लाई ऑफ सर्विस की हो, कोई सी भी टर्नओवर हो, सेल होनी चाहिए, चाहे टैक्सेबल हो, एग्जेम्प्ट हो, काउंट होगी। पर मैम अगर ट्रेडर का केस है तो भैया यहाँ पे आपको फोकस करना है वर्ड टैक्सेबल के ऊपर।
सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल टर्नओवर यहाँ पे आएगी। इसका मतलब मैम अगर एग्जेम्प्ट टर्नओवर है तो ट्रेडर के केस में एग्जेम्प्ट टर्नओवर के ऊपर मुझे जीएसटी पे करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। समझ रहे हो? अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, एक ट्रेडर है, ठीक है जी, एक ट्रेडर की जो टैक्सेबल टर्नओवर है वो है 20 लाख की, एक ट्रेडर की जो एग्जेम्प्ट टर्नओवर है वो 5 लाख की। तो अगर वो ट्रेडर नहीं होता, मैन्युफैक्चरर होता, तो 25 लाख के ऊपर 1% जीएसटी पे करवा देते। पर इस केस के अंदर वो ट्रेडर है तो 5 लाख को तो भूल जाओ, सिर्फ और सिर्फ जो टैक्सेबल सप्लाई हो रही है 20 लाख पे 1% जीएसटी जाएगा। ये चीज़ समझ में आई कि यहाँ पे वर्ड टैक्सेबल का रेलिवेंस क्या है, सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई को हम काउंट करेंगे। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये सेक्शन 10(2) है जो कि सर्विस प्रोवाइडर को दिया गया है, उसको 6% का पे करवाना है ऑफ टोटल टर्नओवर कौन सी, जिसमें टैक्सेबल भी आएगा, एग्जेम्प्ट भी आएगा, निल भी आएगा, गुड्स सर्विस दोनों आएंगे। ध्यान रखना यहाँ पे ना सबसे पहली चीज़ क्या होती है, एलिजिबिलिटी। आप कॉम्पोजिशन के अंदर आओगे या फिर नहीं आओगे, वो एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए आप बेटा चेक करोगे अपनी एग्रीगेट टर्नओवर को, ठीक है जी। पर जब मुझे टैक्सेस की पेमेंट करनी है कि मुझे कितनी गवर्नमेंट को जीएसटी की पेमेंट करनी है, तो उसकी कैलकुलेशन के लिए मैं इस्तेमाल करूँगी टर्नओवर इन अ स्टेट। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर आप पैन इंडिया बेसिस की, आपके सेम पैन पे जितने जितने जीएसटी नंबर आपने ले रखे हैं पैन इंडिया बेसिस की सारी स्टेट की टर्नओवर इंक्लूड होती है। हाउएवर व्हेन वी टॉक अबाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी, तो टर्नओवर इन अ स्टेट के अंदर हम एक पर्टिकुलर स्टेट की टर्नओवर को कैलकुलेट करते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। मैम आपने यहाँ पे ना एक चीज़ बताई थी, क्या बताया था कि जो आपकी कॉम्पोजिशन स्कीम है वो उन लोगों को मिलेगी जिनकी जो टर्नओवर है वो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट तक ही है। वो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट क्या है मैं बताती हूँ। प्रिस्क्राइब्ड लिमिट बेटा ये है कि अगर आप 3M नास्तु से बिलोंग करते हो, मतलब 3M क्या, मेघालय, मिजोरम और मणिपुर मेघालय मिजोरम, 3M नास्तु। नास्तु का मतलब क्या हुआ, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड। अगर आप 3M नास्तु से बिलोंग करते हो तो अगर आपकी जो एग्रीगेट टर्नओवर है 75 लाख तक की थी तब तो आपको कॉम्पोजिशन स्कीम मिलेगी, अगर इससे ऊपर हो गई तो कॉम्पोजिशन नहीं मिलेगी। अब मैम कॉम्पोजिशन नहीं मिलेगी तो क्या मिलेगी, ऑब्वियसली नॉर्मल स्कीम में जैसे जीएसटी चलता है वैसे दो, ठीक है। मैम बाकी जो बची हुई स्टेट्स है विच मीन्स जम्मू एंड कश्मीर, असम, हिमाचल प्रदेश, जिसे हम जय कर सकते हैं, जम्मू एंड कश्मीर, असम, हिमाचल प्रदेश और बाकी जितनी सारी स्टेट्स बच गई वहाँ पे लिमिट क्या है, 1.5 करोड़ की, या फिर आप कह सकते हो 150 लाख की। अगर आप 150 लाख की एग्रीगेट टर्नओवर नहीं किया आपने तो कॉम्पोजिशन मिल जाएगी। जैसे ही 150 क्रॉस कर दोगे कॉम्पोजिशन हाथ से निकल जाएगी, हाथ में क्या आएगी, नॉर्मल स्कीम। तो अभी तक आपने क्या सीखा, अभी तक आपने ये सीखा कि कॉम्पोजिशन स्कीम जो है एक तरीके की ऑप्शनल स्कीम है। कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर दो चीज़ें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मुझे सबसे पहले एग्रीगेट टर्नओवर देखनी होती है। एग्रीगेट टर्नओवर विल हेल्प अस इन डिटरमाइनिंग कि भैया आप कॉम्पोजिशन के लिए एलिजिबल हो भी या नहीं हो, एलिजिबिलिटी चेक करते हैं। ये 75 लाख, 1.5 करोड़ किसका चेक करना है, एग्रीगेट टर्नओवर का, ठीक है जी। अगर मैं एक बार कॉम्पोजिशन के अंदर आ गई, मुझे कॉम्पोजिशन स्कीम मिल गई, तो गवर्नमेंट को रेट कैसे देना है, जीएसटी कैसे देना है मैम, 1%, 5%, 1%, 6%, किसका, टर्नओवर इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी। जिसमें फोकस करने वाली बात क्या है कि अगर आप ट्रेडर निकल गए गलती से, अगर आप ट्रेडर हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल टर्नओवर देखनी है, एग्जेम्प्ट का कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। सेक्शन 10 और सेक्शन 10(2) हम आपको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर देती हूँ। सेक्शन 10(1) कहाँ एप्लीकेबल होगा, उसकी भैया एप्लीकेबिलिटी क्या है वो समझ लेते हैं। तो देखो, एप्लीकेबल टू रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है जी, रजिस्टर्ड पर्सन के लिए एप्लीकेबल होगा जिसकी जो एग्रीगेट टर्नओवर है, मैंने आपको बताया था ना, कॉम्पोजिशन में घुसने के लिए उसकी एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए कि मुझे कॉम्पोजिशन स्कीम मिल भी सकती है नहीं मिल सकती, मैं क्या चेक करूँगी, एग्रीगेट टर्नओवर को। प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की अगर पीएफआई प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की मेरी एग्रीगेट टर्नओवर 75 लाख तक ही है, इससे ऊपर नहीं है, फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट। स्पेशल कैटेगरी स्टेट कौन सी है मैम, 3M नास्तु। 3M नास्तु मेरी स्पेशल कैटेगरी स्टेट है। 75 लाख की एग्रीगेट टर्नओवर थी, इस साल कॉम्पोजिशन मिल जाएगा, दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी जितनी स्टेट्स बच गई उसके लिए क्या है, 150 लाख। अब वो लोग ये कहते हैं, वो ट्रेडर था, वो मैन्युफैक्चरर था, वो रेस्टोरेंट या केटरिंग का काम किया करता था, वो ये कहते हैं मैम क्या मैं थोड़ी भी सर्विसेज नहीं दे सकता, मैं सिर्फ गुड्स की ही सप्लाई करूँगा, सप्लाई ऑफ गुड्स ही करूँगा, क्या मैं थोड़ी बहुत सर्विसेज की सप्लाई नहीं कर सकता। तो फिर एक प्रोवाइजो इंसर्ट हुआ, प्रोवाइजो 2। उसने क्या कहा कि आप ना कुछ मार्जिनल सर्विसेज दे सकते हो।
छोटी मोटी सर्विसेज दे सकते हो। क्योंकि देखो ना, यहाँ पे जो आपकी सेक्शन 10(1) की कॉम्पोजिशन स्कीम है, ये वाली जो कॉम्पोजिशन स्कीम है वो सिर्फ उन्हीं लोगों को दी जाती है जो कि सप्लाई कर रहे हैं गुड्स की। अब वो कह रहे हैं कि भैया मैं गुड्स की सप्लाई के साथ साथ थोड़ी सी सर्विस की सप्लाई करना चाहता हूँ, तो क्या मैं बिल्कुल नहीं कर सकता? तो गवर्नमेंट ने प्रोवाइजर निकाला, गवर्नमेंट ने कहा हाँ आप कर सकते हो, पर मार्जिनल सर्विसेज। अब यहाँ पे मार्जिनल का मतलब क्या है? मार्जिनल का मतलब है कि जो भी मैन्युफैक्चरर है, केटरिंग या रेस्टोरेंट का काम करता है, या जो भी ट्रेडर है, वो चाहे तो सर्विसेज की सप्लाई भी कर सकता है, पर कितनी वैल्यू की? वैल्यू अप टू 10% ऑफ टर्नओवर इन अ स्टेट। ध्यान रखना, यहाँ पे एग्रीगेट टर्नओवर नहीं लिखा हुआ, टर्नओवर इन अ स्टेट का 10% और 5 लाख रुपीज विच एवर इज हायर। टर्नओवर इन अ स्टेट ऑफ 10% का इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और 5 लाख रुपीज विच एवर इज हायर। ये जो चीज़ है बेटा, जो लिमिट है वो स्टेट वाइज है। क्यों? ऑब्वियसली ये जो लिमिट है हर स्टेट की अलग अलग निकलेगी, बिकॉज हर स्टेट की तो मैं टर्नओवर कैलकुलेट कर रही हूँ, मैं तो एग्रीगेट टर्नओवर देख ही नहीं रही, मैं तो टर्नओवर इन अ स्टेट को देख रही हूँ। तो एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए एग्रीगेट टर्नओवर, मार्जिनल सर्विसेज चेक करने के लिए टर्नओवर इन अ स्टेट। ये क्लियर हो गया? नोट, वाइल कैलकुलेटिंग टर्नओवर इन अ स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी, एक्सक्लूड करना इंटरेस्ट ऑन लोन, एडवांसेस एक्सेट्रा। ये तो ऐसी लाइन है, एक तरीके से समझना ब्रह्मास्त्र लाइन है। कॉम्पोजिशन का जब भी क्वेश्चन आता है, आपको जब भी कैलकुलेट करनी है तो आपको क्या करना है? इंटरेस्ट ऑन लोन, एडवांसेस, डिपॉजिट्स को एक्सक्लूड करना है। देखो यहाँ पे यही चीज़ आगे मैं आपको सिखाऊंगी। अगर हम ऑलरेडी इंक्लूड है माइनस कर दो, इंक्लूड नहीं है नो ट्रीटमेंट। जो भी मेरा कोई इंटरेस्ट ऑन लोन, एडवांसेस है उसको हटा के चलना है। करंट फाइनेंशियल ईयर में सप्लाई ऑफ सर्विस अगर मुझे देनी है, दे सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लिमिट ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। मैं मार्जिनल सर्विसेज देने की बात कब कर रही हूँ? करंट फाइनेंशियल ईयर में, इस साल में। पर वो चेक कैसे होगा कि दे सकती हूँ और नहीं दे सकती है? कितना दे सकती हूँ? दे सकती हूँ होगा चेक अगर मुझे कॉम्पोजिशन स्कीम मिलेगी। कितनी दे सकती हूँ मैम? 10% ऑफ टर्नओवर इन अ स्टेट और 5 लाख विच एवर इज हायर। ध्यान रखना विच एवर इज हायर लिखा है यहाँ पे। ठीक है जी, ये क्लियर है। अब आ जाओ सेक्शन 10(2). ये बेटा बात करते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन की। अगर आपने इन कंडीशन को ब्रीच किया, मतलब अगर आपने इन कंडीशन में फॉल कर गए, तो आपको कॉम्पोजिशन मिलने वाली नहीं है। सबसे पहली चीज़, एक पर्सन जो कि ऑप्ट कर रहा है कॉम्पोजिशन स्कीम, मतलब अगर वो मैन्युफैक्चरर है, केटरिंग का काम करता है, रेस्टोरेंट का, ट्रेडर का काम करता है, वो कोई भी सर्विसेज की सप्लाई नहीं कर सकता। बस जो ये मार्जिनल सर्विसेज है ना, उतनी लिमिट तक ही कर सकता है। अगर उससे ऊपर, मैम मार्जिनल सर्विस की लिमिट जो थी वो थी 6 लाख रुपीज़, अगर मैंने 7 लाख की सर्विसेज कर दी तो आपसे कॉम्पोजिशन स्कीम छीन ली जाएगी, आप कॉम्पोजिशन स्कीम का हिस्सा नहीं रहोगे। तो सबसे पहली चीज़ उन्होंने कहा आप सर्विसेज सप्लाई नहीं कर सकते, पर कितनी कर सकते हो? इस मार्जिनल सर्विसेज की लिमिट तक कर सकते हो। ये जो लिमिट है आपकी स्टेट वाइज है। सेकेंड चीज़, आप नॉन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस के अंदर एंगेज नहीं होने चाहिए। थर्ड चीज़, आप इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं करने चाहिए। मतलब अगर मुझे कॉम्पोजिशन में रहना है तो भैया कॉम्पोजिशन मिलती किसको है? स्मॉल टैक्स पेयर को। तो अपने दायरे में रहो। स्मॉल टैक्स पेयर का मतलब क्या? अपने बॉर्डर के अंदर रहो। अगर आप इंटर स्टेट करते हुए पा गए तो इसका मतलब आप छोटे नहीं रहे, अब आप बड़े बन चुके हो और अब आपको कॉम्पोजिशन नहीं मिलेगी, आपको नॉर्मल मिलेगी। इससे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप सप्लाई और सर्विस कर रहे हो थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, ठीक है जी, तब आपको कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। अगर आप नोटिफाइड गुड्स के मैन्युफैक्चरर हो, नोटिफाइड गुड्स कौन कौन से थे मैंने आपको बता रखे थे मैम, आइसक्रीम, एडिबल आइस, पान मसाला, एरिएटेड वाटर, टबैको सब्स्टिट्यूट, फ्लैश ब्रिक्स, ये सारे क्या थे? ये सारे सारे नोटिफाइड गुड्स थे। अगर इसका काम करोगे तो आपको एक चीज़ पता होगी। अगर मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कराऊँ रजिस्ट्रेशन, अगर आप नोटिफाइड गुड्स में काम कर रहे हो तो सेक्शन 22 भी लगता नहीं था, आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था, मतलब सेक्शन 24 एक्टिव हो जाया करता था। सिमिलरली यहाँ पे बोला कॉम्पोजिशन भूल जाना अगर नोटिफाइड गुड्स के काम कर रहे हो। अगर आप CTP कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो, अगर आप नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन हो, NRTP हो, तो कॉम्पोजिशन को भूल जाना, तब भी मिलने वाली नहीं है। तो ये जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है आपको याद होनी चाहिए। परफेक्ट है। इधर आ जाओ, सेक्शन 10(2)(a। अब बेटा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ऑल्टरनेट कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर सर्विस प्रोवाइडर। ये लाइन मैंने यहाँ पे पता है क्यों लिखी है? प्रीवियस ईयर के अंदर आपसे ये नहीं बोला गया सेक्शन 10(2) एक्सप्लेन करो, क्योंकि वो तो हर बच्चे को रट गया कि मैम सेक्शन 10(2) जो है 10(2)(a जो है वो तो सर्विस प्रोवाइडर के लिए। उन्होंने क्या कहा?
ऑल्टरनेट कॉम्पोजिशन स्कीम को एक्सप्लेन करो। तो समझ जाना, आपने सेक्शन 10 है सर्विस प्रोवाइडर वाली स्कीम को एक्सप्लेन करने की कोशिश वो करवा रहे हैं। तो ये कब एप्लीकेबल होगा, इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है? जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है, मैम मैं यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन क्यों लिख रही हूँ? अरे भैया मैंने आपको सबसे पहली चीज़ क्या बताई, जैसे ही आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराओगे तो आपके 2 दरवाजे खुलेंगे। रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया, रजिस्टर्ड पर्सन ही नहीं हो तो दरवाजा ही नहीं खुला ना, ऑप्शन ही नहीं आया। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेबल टू रजिस्टर्ड पर्सन जिसकी जो एग्रीगेट टर्नओवर है अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख तक की है, उसको एक्सीड नहीं करती, तो इस साल के अंदर वो कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर सकता है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, अगर वो भोला ऐसा है ना कि दुखियारी बंदा है, इसका मतलब क्या है, अगर वो मैन्युफैक्चरर, केटरर, ट्रेडर अगर एक तरीके से इन वाली चीज़ों में फॉल नहीं करता, पर्सन इज नॉट एलिजिबल टू ऑप्ट अंडर सेक्शन 10(1)(2). मतलब अगर ये नहीं है, सर्विस का काम करता है, प्रीडोमिनेंटली क्या होनी चाहिए, आपकी सर्विस प्रोवाइडिंग होनी चाहिए। प्रीडोमिनेंटली जो आपका काम है वो सर्विस का होना चाहिए, तो आप सेक्शन 10(2)(a) में आ सकते हो। और जो मैंने आपको यहाँ पे कंडीशन बताई थी सेम एज इट इज़ बेटा कंडीशन यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि आप कोई भी नॉन टैक्सेबल सप्लाई मत करना, ठीक है जी। उसके बाद आप इंटरस्टेट मत करना, आप सप्लाई और सर्विस ईसीओ के थ्रू मत करना, नोटिफाइड गुड्स की मत करना, सीटीपी एनआरटीपी मत होना, ठीक है जी। ये क्लियर है क्या? एक चीज़ बताऊँ आपको, एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पे जो नोटिफाइड गुड्स देख रहे हैं कम से नहीं लग रहे, बिल्कुल। यहाँ पे नोटिफाइड गुड्स क्या है, आइसक्रीम, एडिबल आइस, पान मसाला, एरिएटेड वाटर, टबैको एंड टबैको सब्सिट्यूट। मतलब जो ये वाले नोटिफाइड गुड्स है ये एज इट इज़ यहाँ कॉपी पेस्ट नहीं हुए हैं। समझ रहे हो? ये बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब समझ रहे हो ना, यहाँ पे सारे के सारे नोटिफाइड गुड्स कवर नहीं है, यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक के नोटिफाइड गुड्स कॉपी पेस्ट हुए हैं। चलो उसके बाद आगे पढ़ते हैं। प्रोवाइजर टू सेक्शन 10(2) कह रही, जो स्कीम है कॉम्पोजिशन स्कीम, वो एप्लीकेबल होगी सारे बिजनेसेस पर जिनका जो रजिस्ट्रेशन हुआ है वो सेम पैन के अंदर हुआ है। मतलब अगर मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ, ठीक है जी, मेरी मैम प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में जो टर्नओवर है, जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो 150 लाख से कम है, तो क्या मैं कॉम्पोजिशन में अवेल कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हूँ। तो मैम मेरे ना 4 बिजनेस है, एक दिल्ली में, एक कोलकाता में, एक मुंबई में और एक यूपी में। तो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि एक बार कॉम्पोजिशन मिला तो सेम पैन पे जितने बिजनेस है वो सब के सब कॉम्पोजिशन के अंदर आ जाएंगे, आर रिक्वायर्ड टू आउट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि एक बिजनेस के लिए कॉम्पोजिशन स्कीम ले लो, बाकी सारे बिजनेस के लिए नॉर्मल लेवाई ले लो, ये सब नहीं चलेगा। एक में कॉम्पोजिशन, सब में कॉम्पोजिशन, एक से हटेगा सबसे हटेगा, ठीक है। सिमिलरली ये जो सेम प्रोवाइजर है वो सेक्शन 10(2)(a) पे भी एप्लीकेबल होता है। मतलब अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर है, मैं कंसल्टेंसी सर्विसेज दे रही हूँ, 4 स्टेट के अंदर दे रही हूँ, तो अगर एक में कॉम्पोजिशन लूंगी सब में लेना पड़ेगा, एक से हटूंगी सबसे हटना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम कह रहे, जो ऑप्शन है अगर रजिस्टर्ड पर्सन अवेल कर लेता है ये लैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। किस दिन से? विद इफेक्ट फ्रॉम द डे, उस दिन से अगर जो मेरी एग्रीगेट टर्नओवर है वो 150 लाख, 75 लाख या 50 लाख से ऊपर हो जाएगी, एज द केस में बी। मतलब जिस दिन, जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरी जो टर्नओवर है वो 150 लाख, 75 लाख या 50 लाख से ऊपर हो गई तो कॉम्पोजिशन हाथ से निकल जाएगी, कॉम्पोजिशन विल लैप्स और मैं नॉर्मल स्कीम के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाऊंगी। ये कौन सी? नॉन स्पेशल कैटेगरी स्टेट। ये कौन सी? 3M नास्तू। और ये कौन सी मैम? सर्विस प्रोवाइडर वाली, ठीक है। अदर कंडीशन, कॉम्पोजिशन डीलर टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता अपनी सेल्स के ऊपर। एलिजिबल नहीं है भैया, आईटीसी भी क्लेम कर ले। इसका मतलब मैम जो मैंने इनपुट पे किया था, जो मैंने टैक्स पे किया था अपनी परचेजेस पे, वो टैक्स मुझे कभी भी रिफंड मिलेगा ही नहीं। अरे नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट को जीएसटी चाहिए। अब आप आगे कलेक्ट नहीं कर सकते, समझ रहे हो मेरी बात को? आप आगे सामने वाले पर्सन से जीएसटी कलेक्ट कर नहीं सकते, तो गवर्नमेंट इस वाले जीएसटी को भी आपको आईटीसी फॉर्म में रिफंड दे देगी। गवर्नमेंट के पास क्या जाएगा? तो इसलिए कहा कि आपको इस जीएसटी का आईटीसी नहीं मिलने वाला, ठीक है। कॉम्पोजिशन डीलर कैन नॉट इशू टैक्स इनवॉइस, इंस्टेड ही विल इशू बिल ऑफ सप्लाई। बिल ऑफ सप्लाई एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर ये लिखा होता है कि भैया मैं कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर हूँ और मैं जीएसटी टैक्स कलेक्ट आपसे नहीं कर सकता हूँ, ठीक है डन। उसके बाद कंडीशंस या रिस्ट्रिक्शंस क्या है? टाइटल ऑन बिल ऑफ सप्लाई, वही चीज़, मैं कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन हूँ, मैं टैक्स अपनी सप्लाई के ऊपर कलेक्ट कर सकता नहीं हूँ। डिस्प्ले करो अपनी सारी बिजनेस की प्रोमिनेंट प्लेसेस के ऊपर, डिस्प्ले एट बिजनेस प्रीमाइसेस कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन, मैं कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन हूँ, ठीक है जी। उसके बाद पर्सन नॉट एंगेज इन मैन्युफैक्चरर नोटिफाइड गुड्स, अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि नोटिफाइड गुड्स के मैन्युफैक्चरर नहीं हो तो कॉम्पोजिशन मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। द पर्सन वॉज नॉट एंगेज इन द मैन्युफैक्चरर नोटिफाइड गुड्स, ठीक है। किस में?
ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर एज वेल एज इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। इसका मतलब जो मैंने आपको यहाँ पे सिखाया था, देखो मैंने आपको क्या बताया था कि आप नोटिफाइड गुड्स के मैन्युफैक्चरर नहीं होने से चाहिए। नोटिफाइड गुड्स के मैन्युफैक्चरर पिछले साल में, जिस साल में आपकी एलिजिबिलिटी चेक कर रही हूँ, जिस साल की टर्नओवर से आपकी एलिजिबिलिटी चेक कर रही हूँ, उस साल में भी नहीं होने चाहिए, इस साल में भी नहीं होने चाहिए नोटिफाइड गुड्स के। ये जो सेक्शन है इसकी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए भी और प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के लिए भी, इसका ये मतलब है। उसके बाद जो भी आपने इनवर्ट सप्लाई करी, मतलब जो परचेज करी, उस पर जो भी टैक्स आपने पे किया है, जो भी आपने टैक्स पे किया है वो नॉर्मल रेट से जाएगा, वो कॉम्पोजिशन वाले रेट से नहीं जाएगा। कॉम्पोजिशन रेट कब लग रहा है, ये वाला रेट कब लग रहा है बेटा, आपकी सेल के ऊपर जो आपने परचेज करी है उस पर ये वाला रेट नहीं लगेगा। उस पर तो जो GST का रेट 18%, 12%, 28%, जो भी लगता हुआ आ रहा है वही लगेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ आ जाओ, नॉट अ CTP और NRTP, ना तो CTP होना चाहिए ना ही NRTP होना चाहिए। ही शैल पे टैक्स अंडर सेक्शन 9394 ऑन इनवर्ट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज अंडर RCM नॉर्मल रेट के ऊपर, नॉट एट कॉम्पोजिशन रेट। ये भी क्लियर हो गया। अब मैं आपको सिखाती हूँ, आपका क्लियर करती हूँ कंसेप्ट, टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर क्या होती है और टर्नओवर इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी क्या होती है, ठीक है जी। सबसे पहले आ जाओ एग्रीगेट टर्नओवर पे। इसको तो मैंने आपको सिखा ही रखा है। एग्रीगेट टर्नओवर में क्या है भैया, दुनिया जहान की सारी सेल पैन इंडिया बेसिस के ऊपर, चाहे वो टैक्सेबल है, एग्जेम्प्ट है, किसी भी तरीके से है, एक्सपोर्ट है, इंटरस्टेट है, आपकी सेल होनी चाहिए, वो सारी आपकी एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बनती है। इसके अंदर दो चीज़ें माइनस होती है, एक तो जो भी टैक्सेस वगैरह है वो सारे माइनस होंगे, और दूसरी जो भी आपकी परचेजेस है, जो इनवर्ड सप्लाई है जिस पे आपने टैक्स पे किया है, रिसिपिएंट ने गवर्नमेंट को डायरेक्टली टैक्स पे कराया है, वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगी। दो चीज़ें इंक्लूड नहीं होगी, और इसका लॉजिक भी दिया था, परचेज कभी भी सेल का पार्ट नहीं होती, ठीक है जी। अब एग्रीगेट टर्नओवर क्लियर है, मीनिंग द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाई, जिसके अंदर इनवर्ड सप्लाई आपकी नहीं आएगी, एग्जेम्प्ट आएगी, एक्सपोर्ट आएगी, इंटरस्टेट आएगी, सारी की सारी चीज़ें आएंगी पैन इंडिया लेवल पे। अगर इंडिया के अंदर मेरी मतलब मान लो 28 स्टेट है, 28 के 28 स्टेट का मैंने बिजनेस खोल रखा है, तो 28 के 28 स्टेट का टोटल होगा मेरी एग्रीगेट टर्नओवर निकालने के लिए, पर इसके अंदर कोई भी टैक्सेस वगैरह नहीं आएंगे। अब बात करो टर्नओवर इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी, इस पर मैंने क्या बताया, सब कुछ लेना है, सब कुछ लेना है पर एक स्टेट का, मीन्स द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई, ये तो पता है, ये परचेज नहीं लेनी, एग्जेम्प्ट लेनी है, एक्सपोर्ट लेनी है, इंटरस्टेट लेनी है, पर उस स्टेट की या फिर यूनियन टेरिटरी की लेनी है जहाँ पे मैं काम कर रही हूँ। सारी दुनिया जहान की नहीं लेनी, सारे इंडिया की पैन इंडिया लेवल पे नहीं लेनी, उस पर्टिकुलर स्टेट की ही लेनी है, और अगेन इसके अंदर भी टैक्सेस इंक्लूड नहीं होंगे। फिर एक आपको मैंने सिखा रखा है एग्जाम सप्लाई क्या होती है। एग्जाम के अंदर ना ऐसी डेफिनेशन जिसके अंदर तीन चीज़ें आती है, निल रेटेड, होली एग्जाम फ्रॉम टैक्स और नॉन टैक्सेबल। ये एग्जाम की डेफिनेशन मैंने आपको सिखा रखी है। अब जब भी मैं एग्रीगेट टर्नओवर को कैलकुलेट करूंगी या फिर टर्नओवर इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी को कैलकुलेट करूंगी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं इसके अंदर हमेशा हमेशा इंटरेस्ट और डिस्काउंट को एक्सक्लूड करके चलूंगी। उन्होंने मेरे को बोला कि पिछले साल की एग्रीगेट टर्नओवर कितनी है मेरी, मैम 160 लाख है, जिसके अंदर 15 लाख का तो मेरा इंटरेस्ट और डिस्काउंट है। अब आप मुझे बताओ कि क्या मुझे कॉम्पोजिशन लिवाई मिलेगा? आप बच्चे कहोगे बहुत सारे कि नहीं मिलेगा क्योंकि मैम 150 लाख से ऊपर हो गया। अरे भाई 15 लाख इसमें इंक्लूड है, माइनस करो, अब कितना हो गया 145 लाख। क्या कॉम्पोजिशन मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। क्यों? मैं इंटरेस्ट और डिस्काउंट को एक्सक्लूड करके चलूंगी एग्रीगेट टर्नओवर में, ठीक है जी। टर्नओवर इन अ स्टेट, मैम मुझे टैक्सेस की पेमेंट करनी है, मेरी टर्नओवर इन अ स्टेट कितनी निकल कर आई है 20 लाख, इसके अंदर से 2 लाख जो है वो मेरा इंटरेस्ट है और डिस्काउंट है, माइनस करूंगी 18 लाख पे मैं 1%, 5%, 1%, 6% डिपेंडिंग कि मैं किस सेक्शन के अंदर हूँ, मैं कौन हूँ, उसके हिसाब से टैक्स पे करवा दूंगी। डन। ऐड है तो माइनस कर दो, कुछ भी नहीं है ऐड नहीं है तो इग्नोर कर दो, ठीक है। फिर आगे आ जाओ, फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग द टर्नओवर ऑफ अ पर्सन फॉर डिटरमाइनिंग हिज एलिजिबिलिटी, क्या बताया था, चेक करने के लिए कि भैया तेरे को कॉम्पोजिशन मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। वो ऑप्शन जो है नॉर्मल का या कॉम्पोजिशन का, वो कॉम्पोजिशन वाला ऑप्शन खुलेगा या नहीं खुलेगा, आपको एग्रीगेट टर्नओवर चेक करनी होती है, ठीक है जी। टू चेक हिज एलिजिबिलिटी टू पे टैक्स अंडर फॉर सेक्शन 10(1) और सेक्शन 10(2)(a), ठीक है, दोनों चीज़ों पे चेक करेंगे, एग्रीगेट टर्नओवर पे भी और टर्नओवर इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी पे भी। देखो अब यहाँ पे चीज़ क्या है, अब मैं आपको ना एक सिनेरियो पे लेके चलती हूँ। मैम आप ये कह रहे हो एग्रीगेट टर्नओवर आपको चेक करनी है प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की, मतलब जब प्रिसीडिंग फाइनेंशियल में आपका क्या बिजनेस था, क्या टर्नओवर थी। अरे भैया मेरा प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में बिजनेस था ही नहीं, इस साल चालू किया, करंट फाइनेंशियल में चालू किया। मान लो FMC जो है मैंने पिछले साल चालू ही नहीं किया, मैंने इस साल चालू किया, तब क्या, तब क्या, तो उसका जवाब सुनो, एग्रीगेट टर्नओवर शैल इंक्लूड द वैल्यू ऑफ सप्लाई मेड बाय सच पर्सन फ्रॉम
फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल, इस साल के फर्स्ट डे, अप्रैल के पहले दिन से ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर अप टू द डेट व्हेन ही बिकम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, जब तक वो रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल नहीं हो जाता, मतलब उसकी थ्रेश होल्ड 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, डिपेंडिंग कौन से केस में फॉल करता है, उससे अगर ऊपर नहीं हो जाती तब तक वो एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट होगा, बट शेल नॉट इंक्लूड द वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सर्विसेज, सप्लाई ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ एक्सटेंडेड लोन्स, डिपॉजिट और एडवांसेस। मतलब ये वाली चीज़ें एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट भूल के भी मत बनाना। वो सारी सर्विसेज जो कि आपने इंटरेस्ट, लोन, डिस्काउंट की वजह से हुई है, इज फॉर अ कंसिडरेशन, इज रिप्रेजेंटेड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट और डिस्काउंट, ये चीज़ें नहीं। अब मैं अगर बात करूँ टर्नओवर इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी की, तो इसके अंदर क्या चीज़ें नहीं आएंगी। सप्लाईज फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर अप टू द डेट व्हेन सच पर्सन बिकम फॉर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, और इंटरेस्ट, डिस्काउंट, डिपॉजिट नहीं आएगा। मैम इंटरेस्ट, डिस्काउंट, डिपॉजिट, ये वाली बात समझ में आ गई कि भूल के भी चाहे एग्रीगेट टर्नओवर है चाहे टर्नओवर इन अ स्टेट है, इसको लेने का ही नहीं। पर ये क्लैरिटी नहीं है, ये है क्या, फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल वाला क्या फंडा है, ये इंक्लूड थ्रेशहोल्ड, एक्सक्लूड थ्रेशहोल्ड क्या है। सब्र करो, इसका पूरा ना एक मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि इसका क्या मतलब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रेलेवेंस है इसका। जो अगर एग्जामिनर का ये प्रेफरेंस है ना कि मैं थोड़ा अच्छा लेवल का पेपर सेट करूँगा, अच्छे लेवल के क्वेश्चन डालूंगा, तो पूरे कॉम्पोजिशन के अंदर अच्छा लेवल का क्वेश्चन डालने के लिए उसके बाद एक कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट है ये। पूरे कॉम्पोजिशन के अंदर अच्छे लेवल का क्वेश्चन सेट करने के लिए सिर्फ एक कंसेप्ट है, विच इज दिस कंसेप्ट इंक्लूड्स थ्रेशोल्ड और एक्सक्लूड थ्रेशोल्ड। क्या है समझाऊंगी, वेट करो। एग्रीगेट टर्नओवर क्लियर है, ये तो समझा रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। इस एग्जाम्पल को पढ़ो पहले। एग्जाम्पल क्या है, जितना अभी तक पढ़ लिया पहले उसको कंसोलिडेट कर लेते हैं, फिर उस वाले पार्ट पे चलेंगे। परफेक्ट है, समझ में आ रहा है, ठीक है। कल्पराज इज एंगेज इन एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स, सिर्फ और सिर्फ वो सप्लाई करता है गुड्स की। अच्छा जी। हिज एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 130 लाख, अच्छा 150 लाख से कम है, कोई बात नहीं, बिंदास कॉम्पोजिशन मिलेगी, प्रोवाइडेड वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट का पार्ट ना हो। और मैंने आपको एक चीज़ बता रखी है, हमेशा एज्यूम करना कि आपकी अगर स्टेट क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो इट इज़ ऑलवेज 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 नॉन स्पेशल कैटेगरी स्टेट। स्पेशल कैटेगरी होगी तो क्वेश्चन खुद बताएगा, अपना दिमाग मत लगाना, ठीक है जी। ये मैं सोचना है कि मैम यहाँ पे हमें 75 लाख ही एज्यूम करके चलता हूँ और 130 लाख है कॉम्पोजिशन नहीं मिलेगी, नहीं, ये काम नहीं करना। जब क्वेश्चन स्पेसिफाई बनाकर इसको नॉन स्पेशल कैटेगरी स्टेट बनाकर चलना है, मैंने ऑलरेडी समझा रखा है, ठीक है। कल्पराज एंगेज है इन द कॉम्पोजिशन स्कीम इन द करंट फाइनेंशियल होना चाहता है, एलिजिबल है, बिल्कुल है। सिंस दिस एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल डज नॉट एक्सीड 1.5 करोड़। फर्दर इन द करंट फाइनेंशियल ईयर वो चाहता है भैया गुड्स के साथ कुछ कुछ छोटी मोटी सर्विस भी दे दूँ, अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज। रेस्टोरेंट वाली सर्विस तो ठीक है, इसके अलावा भी कुछ सर्विस देना चाहता हूँ, कितना दे सकता है मैम, 10% ऑफ 10% ऑफ 130 लाख और 5 लाख, विच एवर इज हायर, 13 लाख बन गया। Thus, Kalpraj can supply services of the value of 13 lakh in current financial year. It may be noted that the value of supply services supplied by Kalpraj अगर 13 लाख से ऊपर होगी, सर्विसेज 13 लाख तक कर सकता है, मार्जिनल सर्विस है, इससे ऊपर होगी तो कॉम्पोजिशन विड्रॉ हो जाएगा, कॉम्पोजिशन के लिए इनएलिजिबल हो जाएगा। डन। अच्छा, एक चीज़ बोलती हूँ, अब आप में से बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल आएगा, मैम आपने तो ये कहा था 10% ऑफ टर्नओवर इन अ स्टेट। अरे भाई क्वेश्चन में कहीं भी तुझे टर्नओवर इन अ स्टेट मेंशन करके दिया है, नहीं दिया ना, तो मान के चल जो एग्रीगेट टर्नओवर है वही तेरी टर्नओवर इन अ स्टेट है। इसका मतलब वो एक ही स्टेट से काम कर रहा था, वो और 2 4 10 12 स्टेट उसकी है ही नहीं, एक ही स्टेट से काम कर रहा था, तो एग्रीगेट टर्नओवर, टर्नओवर स्टेट सेम ही है। अगर इस क्वेश्चन के अंदर टर्नओवर इन अ स्टेट मुझे स्पेसिफिकली मेंशन होता तो मैं उसका 10% लेती,